जैसा कि हम पिछले लेक्चर में, जो मेरा पहला लेक्चर था, हमने जनरल टर्म एग्रीकल्चर की और जो जनरल क्वेश्चन बनते हैं एग्रीकल्चर के JDISR BHU में, उनके बारे में पढ़ा था। उसी लेक्चर को मैं अपने उसी जो जनरल टर्म चलती थी अपने, उसको मैं अपने दूसरे लेक्चर में लेके आया हूँ। और फ्रेंड्स, जो भी मैं आज लेक्चर दूंगा उसके जो भी नोट्स है वो जो डिस्क्रिप्शन है लिंक की, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं, और वो PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो आइए चालू करते हैं। तो फ्रेंड्स, चालू करते हैं कुछ जनरल क्वेश्चन के साथ। तो पहला है, देश में कृषि वर्ष की अवधि। ये बिल्कुल जब एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो यहाँ से ही मतलब जनरल क्वेश्चन चालू होते हैं। ये क्वेश्चन JDISR BHU की एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, देश में कृषि वर्ष की अवधि कहां से कहां तक होती है, फिर कहां से मानी जाती है। तो जो जुलाई से जून तक है वो देश में कृषि वर्ष की अवधि को माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, कुल क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टि से देश का सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है। फ्रेंड्स, कुल क्षेत्रफल प्रतिशत की दृष्टि से देश में सर्वाधिक सिंचित राज्य वो है पंजाब। फिर है, कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सर्वाधिक सिंचित राज्य UP। अब ये दोनों प्रश्न बिल्कुल, अगर आमतौर पर कोई स्टूडेंट पढ़ेगा, ध्यान से नहीं पढ़ेगा, अगर पेपर में आंसर क्वेश्चन पढ़ती टाइम अगर वो पेन या फिर क्वेश्चन पर पेन या किसी हाइलाइटर या फिर किसका यूज नहीं करता है। हालांकि एग्जाम में सिर्फ पेन ही मिलता है, जेट के एग्जाम में वो भी जो यूनिवर्सिटी कराती है वो प्रोवाइड कराती है। तो हमको क्वेश्चन पढ़ते समय ये ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, तो उसमें अपना साथ साथ में पेन चलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इन दोनों क्वेश्चन में एक ही चीज पूछी है कि देश में सर्वाधिक सिंचित वाला राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में। पर फर्क इतना है कि इस जो पहला प्रश्न में कुल क्षेत्रफल प्रतिशत में पूछा है, और दूसरे प्रश्न में कुल क्षेत्रफल मतलब इसमें प्रतिशत में नहीं पूछा है, क्षेत्रफल मतलब जो भी प्रतिशत में सर्वाधिक, मतलब कौन से राज्य में प्रतिशतता में जो उसकी जितनी भी जमीन है उस क्षेत्रफल है उस राज्य का, उस क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत सिंचित है। तो सभी राज्यों में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल पंजाब राज्य का पाया जाता है, जबकि सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्रफल UP का माना जाता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980, राष्ट्रीय वन नीति 1986। काफी फ्रेंड्स ये सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर में कहां से आ गए। फिर भी मैं आपके ध्यान के लिए बताना चाहता हूँ कि जब भी आप JD या फिर ISR के एग्जाम क्रैक करके आगे जाओगे तो BSc में एक कोर्स चलता है, फॉरेस्ट्री का कोर्स चलता है, तो उसमें ये चीजें पढ़ने के लिए होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे दो क्वेश्चन जो लास्ट है हमारे, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बना और राष्ट्रीय वन नीति 1986 में बना। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन या तो एग्रीकल्चर के पार्ट में पूछे जा सकते हैं या बायोलॉजी के पार्ट में, ये दोनों में से किसी भी पार्ट में आपको पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे कुछ जनरल क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबको पता है, जनरल क्वेश्चन है, आता रहता है। ठीक है, राजस्थान राज्य देश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। पहला, भारत की जलवायु है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफी एग्रीकल्चर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और काफी एग्जामों में पूछा जाता है, और JDISR BHU में काफी बार पूछा गया है, और हर बार या तो राजस्थान या फिर भारत की जलवायु पूछी जाती है। तो दोस्तों, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। फिर राजस्थान की जलवायु, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, तो राजस्थान की कौन सी होगी, तो शुष्क व उपाद्र जलवायु पाई जाती है। फ्रेंड, एक बार और देखेंगे, भारत की जलवायु क्या है, तो भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय, और राजस्थान की जो जलवायु है वो शुष्क जलवायु या शुष्क उपाद्र जलवायु मानी जाती है। फ्रेंड्स, ये थी जलवायु। अब राजस्थान का कुल क्षेत्र, अगर राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा राज्य है देश का, राजस्थान राज्य सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो इसका जो क्षेत्रफल वो कितना है, तो फ्रेंड्स इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, ये राजस्थान का क्षेत्रफल है।
अब कुल क्षेत्रफल राजस्थान का ये है तो इसे प्रतिशतता के रूप में, तो फ्रेंड्स ये जैसा कि मैंने लिख रखा है 10.41% देश का जो कुल क्षेत्रफल है वो राजस्थान में पाया जाता है। इसके अलावा राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति उसमें 60% मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है, 10% पर्वतीय क्षेत्र तथा जो 20% है वो पठारी क्षेत्र है। और इसके आगे देखते तो अधिकांश खेती वर्षा निर्भर है राजस्थान में, सबको पता है मरुस्थलीय है, शुष्क जो जलवायु है राजस्थान की, तो यहाँ की जलवायु जो खेती है वो वर्षा आधारित है, इसीलिए इसे मानसून का जुआ कहते हैं। जो वर्षा आधारित खेती को दोस्तों ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कहते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद इसको जैसे बता दिया मानसून का जुआ कहा जाता है क्योंकि वर्षा आधारित है, वर्षा कम ज्यादा हो तो वो इसलिए इसको वर्षा का जुआ मानसून का जुआ कहा जाता है। फिर जो भारत में मानसून किस कारण आता है, भारत या फिर राजस्थान में तो आता है उत्तर पश्चिमी जो हवा है वायु है, उत्तर पश्चिमी दिशा से जो वायु चलती है हवा चलती है उसके कारण भारत में या राजस्थान में मानसून का आगमन होता है। फिर आप ये देखेगा राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कौन सा है, तो राजस्थान में जो प्रवेश द्वार है मानसून का वो हम बांसवाड़ा को मानते हैं, वागड़ बांसवाड़ा। तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन, राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा को माना जाता है। भारत में मानसून की अवधि 4 महीने की मानी जाती है, जो भारत में मानसून की अवधि है वो 4 महीने की मानी जाती है। 4 महीने कौन से हैं, तो 1 जून से 30 सितंबर की जो अवधि है वो भारत में मानसून की मानी जाती है। इसी के मध्य अप्रैल या जो मई माह है उसमें जो वैज्ञानिक है उनके द्वारा भविष्यवाणी कर दी जाती है कि 1 से 4 महीने के समय कौन सा समय होगा मानसून का जिसमें फसल जो खरीफ ऋतु की फसल उसकी बुआई के लिए अच्छा। राजस्थान में देश का कुल कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, तो राजस्थान में देश का 1.16% जल पाया जाता है। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, तो राजस्थान में देश का कुल 1.16% जल पाया जाता है, जिसमें 86% जो सतही जल है वो पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, तो जो राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत है वो नलकूप है। नलकूप से हम समझ सकते हैं कुआं, जो ट्यूबवेल है या फिर कुआं है वो सारे नलकूप में ही आते हैं। तो जो राजस्थान में सिंचाई का जो मुख्य स्रोत है वो है नलकूप। उसके बाद जो दूसरा राजस्थान में सिंचाई का स्रोत आता है, मतलब राजस्थान में कुल जो सिंचित क्षेत्रफल है उसमें दूसरा स्रोत सबसे बड़ा स्रोत जिससे सिंचाई की जाती है तो वो है दोस्तों नहरें। तो जो नहरें है उनसे राजस्थान का जो कुल सिंचित क्षेत्रफल है उसका 33% जो है वो नहरों द्वारा सिंचित किया जाता है। अर्थात जो राजस्थान का जो कुल सिंचित क्षेत्रफल है उसका जो 33% क्षेत्रफल है, राजस्थान का जो कुल सिंचित क्षेत्रफल है उसका 33% जो सिंचित क्षेत्रफल है वो नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। दोस्तों जो नलकूप है उससे राजस्थान के जो जैसलमेर है या जैसलमेर का कुछ इलाका है, बाड़मेर का कुछ इलाका है, जोधपुर का कुछ इलाका है, इसके बाद जैसे कि नागौर, सीकर, शेखावटी क्षेत्र है, जयपुर क्षेत्र है जहाँ पे नहरें नहीं है, उन क्षेत्रों में नलकूप से ज्यादा सिंचाई की जाती है। इसके बाद जो सिंचित क्षेत्र नहरों द्वारा जिसके बारे में हमने पढ़ा था, तो नहरों में जो राजस्थान के पश्चिमी राज्य जैसे बीकानेर है, गंगानगर है, श्री हनुमानगढ़ है, जिन राज्यों में नहरें इंदिरा गांधी जो नहर आती है उन क्षेत्रों में अधिकांश सिंचाई है वो क्षेत्र जो सिंचित क्षेत्रफल है वहां नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। इसके बाद जो तीसरा मुख्य स्रोत है सिंचाई का वो है हमारे पास तालाब। तो फ्रेंड्स जैसे कि अभी हमने देखा कि 33% क्षेत्रफल है वो नहरों द्वारा है, तो जो तालाब है उसका कितना बड़ा क्षेत्रफल होगा, तो 0.6 क्षेत्रफल है, मतलब कुल सिंचित क्षेत्रफल का 0.6 सिंचित क्षेत्रफल है उसकी सिंचाई तालाब द्वारा की जाती है। हालांकि इसकी जो तालाब की सिंचाई है राजस्थान के उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ या फिर झालावाड़, कोरबा जिन क्षेत्रों में तालाब पाया जाता है उन क्षेत्रों में ज्यादा की जाती है तालाब से। फिर दूसरा है अन्य, जो अन्य दूसरे मेथड है या बावड़ी है या फिर अपने जो जल संग्रहण होता है वर्षा जल संग्रहण टैंकर द्वारा होता है, उनके द्वारा जो दूसरे स्रोत है और
जो सिंचाई के स्रोत हैं उनमें कैसे कहते वो उनका जो कुल क्षेत्रफल है वो 0.3% है। अर्थात मतलब जो अन्य इन तीनों मुख्य जो स्रोत है उनके बाद जो अन्य छोटे स्रोत आते हैं सिंचाई के, वो जो कुल सिंचित क्षेत्रफल उनका 0.3% जो क्षेत्रफल है सिंचाई का वो सिंचित होता है उनसे। फिर अगला क्वेश्चन है भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या है। ये थी बात राजस्थान की। तो भारत में नहर के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। हालांकि अब नहरों के बाद जो नलकूप या कुएं हैं वो दूसरे नंबर पे आ चुके हैं और इसी कारण जो हमारा भूजल स्तर है वो काफी गिरता जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो तीन मुख्य स्रोत है भारत में वो है नहर, कुआं और तालाब। जो दोस्तों हमने दोनों स्रोत पढ़ लिए राजस्थान राज्य में भी और भारत में भी जो सिंचाई के मुख्य स्रोत है। हालांकि सिंचाई का पूरा हमारा एक टॉपिक चलेगा वो आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो अभी ये मुख्य जो इंट्रोडक्शन चल रहा था हमारे जो जनरल क्वेश्चन बनते हैं उनमें इतना ही था। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन से राज्य में होती है या फिर कौन से जिले में होती है। सॉरी, राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा है वो कौन से जिले में होती है। तो झालावाड़ जिला है राजस्थान का, दक्षिण में आता है, दक्षिणी क्षेत्र में। तो राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा है वो झालावाड़ में होती है। और इसके बाद जो भारत में कौन सा राज्य जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भारत का जो मेघालय है, मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है और मेघालय में भी मावसिनराम का स्थान है। एक बार और इसका उच्चारण काफी कठिन है। मावसिनराम नामक स्थान है, वहां पे सर्वाधिक वर्षा की जाती है। मावसिनराम को राजस्थान या सॉरी देश का सर्वाधिक जो मावसिनराम है उसको देश का सर्वाधिक जो नमी वाला क्षेत्र माना गया है, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। तो फ्रेंड्स अब देखेंगे हम कृषि संबंधित कुछ प्रमुख क्रांतियों को। तो सबसे पहले हम हरित क्रांति से चालू करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हरित क्रांति, इसको इसमें ग्रीन रिवोल्यूशन भी कहते हैं। और हरित क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो फ्रेंड्स इसमें सभी को पता है जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो वो खाद्यान्नों में निर्भर नहीं था और भूखमरी की काफी समस्या चली आ रही थी। तब डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति प्रारंभ की। तो फ्रेंड पहला क्वेश्चन बनता है हरित क्रांति में हरित क्रांति किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न संबंधित कहते हैं। अर्थात जो खाद्यान्न उत्पादन होता है कृषि क्षेत्र में खाद्यान्न उत्पादन होता है वो हरित क्रांति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हरित क्रांति के जनक। तो विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन था। तो दोस्तों विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मैन बोरलॉग थे। डॉक्टर नॉर्मैन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। इसके बाद भारत में हरित क्रांति के जनक आपको मैं बता ही चुका हूँ, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे जिन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। उसके बाद भारत में हरित क्रांति लागू कब हुई। तो कुछ वेरिएशन है इस सन में, फिर भी जो अधिकांश सही माना जाता है इस सन को वो 1966 से 1967 जो भारत में हरित क्रांति आई है उसको माना जाता है। हालांकि ये काफी जो टीचर है इसको सही मानते, कुछ नहीं मानते, पर अधिकांश इसी सन को सही माना जाता है। इसके बाद हरित क्रांति की कुछ प्रमुख फसलें। हरित क्रांति में इन फसलों पर प्रमुख रूप से कार्य किया गया है। तो खाद्यान्न निर्भर बनाना था भारत को, उसके लिए सर्वाधिक इसमें धान, चावल आदि खाद्यान्न फसलों में जो धान है, चावल है या फिर दलहनी फसलें उन पर प्रमुख ध्यान दिया गया। और जैसा कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव भी गेहूं तथा धान पर ही पड़ा था। हालांकि ये लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ये धान के साथ गेहूं था। धान और चावल एक ही चीज होती है। हालांकि धान उसे कहते हैं जिसमें जो छिलका होता है वो साथ में होता है चावल पे, और जो छिलका विहीन होता है उसे चावल कहते हैं। इसके बाद डॉक्टर जो बोरलॉग है, नॉर्मैन बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मैन बोरलॉग कहाँ के थे। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के रहने वाले थे डॉक्टर नॉर्मैन बोरलॉग। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली फसल कौन सी आपको बताई दिया मैंने, गेहूं तथा धान। और सर्वाधिक जो प्रभावित हुई गेहूं। उसके बाद फ्रेंड जो खाद्यान्न, आपको इसे पता है कि खाद्यान्न उत्पादन में भारत का जो चाइना के बाद
वाले विश्व में दूसरा स्थान है। उसके बाद सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो हरित क्रांति से प्रभावित होने वाला राज्य है वो पंजाब। हालांकि पंजाब के साथ हरियाणा भी कुछ प्रभावित हुआ था, लेकिन जो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जिस राज्य में पड़ा था वो था पंजाब। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो हरित क्रांति हुई वो कैसे हुई? जैसे कि हरित क्रांति में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन कुछ बीज है वो जो विदेशों से जो खाद्य निर्भर देश थे उनसे कुछ विशिष्ट किस्में मंगाई और भारत में लाया तथा उनमें जो उनपे भी जो साइंटिफिक वर्क था उनका जीन एक्सचेंज किया तथा नई किस्में बनाई। और उसके बाद खाद बीज कीटनाशकों का उपयोग था उनसे द्वारा पैदावार बढ़ी तथा भारत को हरित क्रांति द्वारा आत्मनिर्भर बढ़ाया। इसी कारण आज भारत विश्व के जो 15 अग्रणीय कृषि निर्यातक देश है उनकी सूची में शामिल है। तो दोस्तों अब हम चलेंगे श्वेत क्रांति की ओर। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। और श्वेत क्रांति का जनक कौन है भारत में? तो फ्रेंड्स, भारत जब आजाद हुआ तो खाद्यान्न के बाद भारत में दूध की भी काफी समस्या थी। भारत में जो प्रत्येक व्यक्ति के पास दूध उपलब्ध नहीं था। तो उसके बाद डॉक्टर वर्गीज क्यूरियन जो 26 नवंबर 1921 में केरल के राज्य में जन्मे थे। डॉक्टर वर्गीज क्यूरियन जो 26 नवंबर 1921 में केरल राज्य में जन्मे थे, उन्होंने भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत की। तो फ्रेंड्स आगे अब श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। तो परीक्षा में काफी बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि श्वेत जो ऑपरेशन फ्लड है वो किससे संबंधित है या फिर श्वेत क्रांति वो किससे संबंधित है। उसके बाद श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज क्यूरियन। अब वर्गीज क्यूरियन का जन्म कब हुआ? तो 26 नवंबर 1921 में वर्गीज क्यूरियन का जन्म हुआ और वो केरल राज्य के रहने वाले थे। इसके बाद जो हम देखेंगे कि ये तो देखा हमने कि श्वेत क्रांति क्या है, ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। वर्गीज क्यूरियन कहाँ के रहने वाले थे, उनका जन्म कब हुआ था, ये है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों जो श्वेत क्रांति है या फिर ऑपरेशन फ्लड है इसकी शुरुआत 13 जनवरी 1970 में हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जेड आईसीआर बीएचयू में हरित क्रांति श्वेत क्रांति दोनों में से एक क्वेश्चन आता है, या तो वो ये क्रांति किससे संबंधित है ये पूछे, ये कब चल रही है क्रांति, श्वेत क्रांति या हरित क्रांति की, या फिर अपने श्वेत क्रांति की, हरित क्रांति की, या फिर फ्लड ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इनके जनक कौन है। इसके बाद जो जनक है वो कहाँ के रहने वाले थे और इनका जन्म तिथि क्या है, इन्हें कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद कब शुरुआत की गई। तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत दोस्तों 13 जनवरी 1970 को की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड के क्या लाभ है। जो भारत में डॉक्टर वर्गीज क्यूरियन ने ऑपरेशन फ्लड चालू किया है, भारत में जो दूध की कमी थी उसको पूरा करने के लिए, तो उससे भारत को क्या लाभ मिले। तो दोस्तों आज भारत विश्व का दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है, मतलब भारत विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब हम आगे चलेंगे। नेशनल मिल्क डे, वर्गीज क्यूरियन का जब जन्म 26 नवंबर, देश में इसको नेशनल मिल्क डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है दोस्तों कि नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, जब जो वर्गीज क्यूरियन की जो जन्म दिवस है उसी को नेशनल मिल्क डे के रूप में देश में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन ये हो गया। अगला है राजस्थान में दूध उत्पादन का स्थान है। जो देश भारत विश्व में दूध उत्पादन में प्रथम स्थान में है, तो उसमें राजस्थान का कितना योगदान है और राजस्थान का भारत में दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों राजस्थान का दूध उत्पादन में तीसरा स्थान है। और राजस्थान का जो बांसवाड़ा जिला है
वह सबसे न्यूनतम दूध उत्पादन करता है। राजस्थान का बांसवाड़ा जिला है, वो राजस्थान के अंदर सबसे न्यूनतम दूध उत्पादन करता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। अभी तो हमने देखा कि राजस्थान का भारत में दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है। अब हम देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक कौन सा राज्य जो दूध उत्पादन करता है। सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश है वो देश में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य है। अब उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य जो देश का कुल दूध उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादित करता है। तो ये देश का जो कुल दूध उत्पादन है उसका 70% उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो स्वयं उत्पादित करता है। फ्रेंड्स, यहाँ से काफी क्वेश्चन जेड आईसीआर बीएचयू में पूछा जाता है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन चलेंगे 2016-17 जो लेटेस्ट अपडेट है हाल ही का दूध उत्पादन का भारत में सन 2016-17 में जो दूध उत्पादन किया गया है वो है 1,61,404 टन दूध जो भारत में उत्पादित किया गया है। और विश्व का 9.5% दूध अकेला भारत उत्पादित करता है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन काफी बार बनता है, लगभग हर साल बनता है, या आप जेट में बनो, आईसीआर में बनो, बीएचयू में बनो, कि भारत के द्वारा कुल कितना दूध उत्पादित किया जाता है और विश्व का कितना प्रतिशत दूध खुद भारत ही स्थापित करता है। तो विश्व का 9.5% दूध भारत स्वयं उत्पादित करता है तथा कितना करता है तो 1,65,404 जो टन है वो दूध भारत खुद उत्पादित करता है। तो दोस्तों ये थी हमारी श्वेत क्रांति जो डॉक्टर क्विलिन के द्वारा दी गई थी, और आगे और भी क्रांति है वो हम कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलेंगे जूम फार्मिंग, जूम खेती। सभी को पता है जूम फार्मिंग, जूम खेती क्या होती है। जो जंगली क्षेत्रों में या जो वनवासी जो लोग होते हैं या जो वन में रहते हैं वो क्या होता है, वन में जो सूखी लकड़ी या घास फूस को जलाकर उस जगह जो खेती की जाती है उसे जूम फार्मिंग कहते हैं। उसके बाद दोस्तों अगले टर्म में इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग किसे कहते हैं। तो दोस्तों इंटरक्रॉपिंग ये मैग्री क्रॉपिंग के समान ही है, बस थ्योरिकल परिभाषा वही है। एक निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर दो या दो से अधिक फसलों में मिलकर बोना तो मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाता है। पर इसकी जगह जब एक ही समय पर एक ही स्थान पर दो या दो से अधिक फसलों को निश्चित जो लाइनिंग होती है या क्रमों में उगाना इंटरक्रॉपिंग कहलाती है। अर्थात मतलब इंटरक्रॉपिंग को ऐसे समझ सकते हैं जैसे खरीफ ऋतु में बाजरा के बाद हमने मोठ बो दिया, एक मतलब एक लाइन बाजरे की बो दी, फिर एक लाइन मोठ की बो दी, फिर दूसरी लाइन बाजरे की, फिर मूंगफली की। तो अलग अलग फसलों को लाइनों में व्यवस्थित बोना ही इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। इसके बाद दोस्तों आखिरी टर्म है कंटूर कल्टीवेशन। कंटूर कल्टीवेशन क्या होता है? कंटूर कल्टीवेशन या कंटूर खेती किसे कहते हैं? अलग इसको काउंटर भी कहते हैं, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, और काउंटर भी होता है। प्रोनाउंसिएशन में काफी प्रॉब्लम होती है, सबका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। तो ये काउंटर या कंटूर कल्टीवेशन जो भी है इसको ये क्या होता है, जब ये जनरल टर्म में अधिकांश सभी की पढ़ी होती है, 9th की क्लासों में भी पढ़ते हैं और 12th की क्लासों में भी पढ़ा था। जो पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पे जो सीढ़ीबद्ध नुमा जो खेती की जाती है, सीढ़ियों में बनाकर उसको, जिससे वो वहाँ का मृदा अपरदन रोका जा सके और जो भी जल होता है उसका ज्यादा ज्यादा उपयोग किया जा सके, उसके लिए कंटूर खेती की जाती है। तो ये था कुछ जनरल टर्म थी एग्रीकल्चर की जो मैं आज आपके लिए लेके आया था। और इसके अलावा कल शायद एक लेक्चर और लेंगे जिसमें कुछ जनरल टर्म और हम पढ़ेंगे, और अब इसके बाद हम टॉपिक वाइज चालू होंगे, एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे। उसमें भी कोई जनरल टर्म या क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको जैसे जैसे पढ़ूंगा वैसे क्लियर होता रहेगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और आपके इस प्यार के लिए। तो ऐसे ही वीडियो देखते जाए, लाइक शेयर करते जाए, और आपके जो भी सजेशन है, कल काफी सजेशन आए मेरे को, जैसे कि कल काफी प्रॉब्लम हुई थी, वीडियो काफी ज्यादा MB की बनी थी क्योंकि वीडियो कंप्रेस नहीं हुई। हालांकि हमने कंप्रेस करी भी, कल वीडियो काफी ज्यादा बड़ी MB की हो गई थी, उसको
कंप्रेस किया था हमने, फिर भी कुछ हद तक कंप्रेस नहीं हो पाई, तो इसलिए वो भी प्रॉब्लम आएगी। कल एक प्रॉब्लम ये भी आई थी कि साउंड इफेक्ट सही नहीं था, तो उसके लिए भी आज हमने कुछ अच्छा किया है, तो शायद हो तो आज काफी अच्छी आवाज आएगी कल के बजाय। और इसके अलावा जैसा कि आप देख ही रहे हो, व्हाइट बोर्ड भी चेंज कर दिया हमने, और जैसे जैसे और भी है। कल एक किसी फ्रेंड का कमेंट आया था मेरे आईसीआर के फॉर्म के लिए कि आईसीआर में जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, शायद उसमें एग्रीकल्चर लिखा हुआ था, जो पिछले से पिछला वाला लेक्चर है जिसमें हमने जेट आईसीआर बीएचयू के लिए जाना जाता, तो वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं था, वो एग्रीकल्चरल था। काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और कल काफी और भी सजेशन आए थे जिससे हमने लागू किया है और उनको हम ध्यान में लाए हैं। तो फ्रेंड्स, आगे से आगे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और हाँ, जो भी आज का लेक्चर उसके जो नोट्स और जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो पीडीएफ में, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आज भी डाल दी है, कल वाले लेक्चर में भी डाल दी थी डिस्क्रिप्शन में लिंक, और आज भी डाल दी है, तो प्लीज नोट्स को भी डाउनलोड कर लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करें। जो भी स्टूडेंट है वो लॉकडाउन के तहत अपनी जो पढ़ाई है उसको पूरी नहीं कर पा रहे हैं या फिर प्रॉपर्ली नहीं ले पा रहे हैं, उन तक पहुंचे, तथा वो अपनी जो भी जेट आईसीआर की जो भी प्रिपरेशन चल रही है उसको कंटिन्यू रखें।